हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का टीचिंग उड़ान में स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं आपके साथ में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करने के लिए, जो कि आपका पेपर आया हुआ है। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसको लेकर हम आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर। और इसमें दोस्तों हम मैथ के केवल उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे कैलकुलेशन और मैथ से रिलेटेड हैं। पेडागोजी के बारे में हम दूसरी वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैथ के कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको आराम से आसानी से उनके आंसर्स लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। कितनी बार? 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है, यानी कि कोई गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई और उसे यहां पर जाना है, ये उसका क्या है? गंतव्य स्थान है। यहां से वो स्टार्ट होती है सुबह 6:14 पे। ठीक है दोस्तों, और उसे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे लगता है 13 घंटे 48 मिनट। कितना लगता है? 13 घंटे 48 मिनट उसे लगते हैं। तो बताओगे कितने बजे वो यहाँ पर पहुंचेगी? यहाँ पर पहुंचने का उसका टाइम क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है, कितने 6:14 पे गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसमें 13 घंटे 48 मिनट लगे हैं, तो उसे क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। 13 घंटे 48 मिनट को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 हो जाएगा। 5 और 1 6, 6 के बाद क्या होता है? ये 62, और ये कितने हो जाएंगे? 9 और 1 19, यानी 19:62 जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी मिनट है? यहाँ पर हमारे पास 62 मिनट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 घंटा यानी 60 मिनट को इधर ऐड कर देंगे। 60 मिनट को इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20:02। 20:02 हो जाएगा। 20:02 में से अब हमको क्या करना है? क्योंकि हमें टाइम किस में दे रखा है? AM PM में दे रखा है। टाइम हमें AM PM में दे रखा है, तो AM PM के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 12 लेस कर देंगे। क्या करेंगे? 12 अगर हम लेस कर देंगे, क्योंकि 12 घंटे के बाद ही तो आपका AM PM चेंज होता है, तो क्या करेंगे? 12 इसमें से लेस कर देंगे। 12 इसमें से लेस किया तो कितना बचा हमारे पास? 02, और इधर बचेगा 08, यानी कि 12 घंटे और वो हो गए तो कितना हो गया? ये AM से PM हो जाएगा, क्योंकि सुबह चली थी और 13 घंटे लग गई। सुबह चली है और 13 घंटे लग रहे हैं, तो क्या होगा? PM हो चुका होगा 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कितने बजे पहुंचेगी वो? 8:02 पे वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर दोस्तों 8:02। ये वाला आपका क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाले क्वेश्चन में दिया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? गुणनखंड किसे को बोलते हैं दोस्तों? गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर्स को। सभी फैक्टर्स तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 96 के सभी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, फैक्टर वाली वीडियो में, कि क्या करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 96 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे पहले तो किसमें? पावर के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 96 को अगर आप एलसीएम लोगे तो उसमें क्या आएगा? 2 5 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 96 को और क्या लिख सकते हो? 96 इक्वल टू 32 इंटू 3। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है, इंटू 3 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या पूछ रहा है? सम ऑफ फैक्टर्स। क्या पूछा है उसने? सम ऑफ फैक्टर्स पूछा है ना। क्या पूछा है? गुणनखंडों का
योगफल। सम ऑफ फैक्टर के लिए दोस्तों हमने पहले आपको बताया था क्या करते हैं कि जो भी है, एक हमने इक्वेशन आपको बताई थी, एक फॉर्मूला बनाया था कि a-1 अपॉन a-1, और जो भी पावर होती है यानी p+1, ऊपर वाले ए पर क्या कर देते हैं, जो उसकी पावर होती है उससे एक बढ़ा के लिख देते हैं, इंटू b-1, नीचे भी b-1, ऊपर क्या कर देंगे q+1, ऐसे ये क्या हो जाएगा c-1, नीचे भी c-1, और ऊपर क्या हो जाएगा r+1। ऐसे करके ये क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अगर हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों का योगफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ए की जगह पे क्या दे रखा है, ए जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वही तो होते हैं। ए की जगह पे हमारे पास 2 है, तो 2-1, और ऊपर कितना है 5, तो 5+1 कितना हो जाएगा 5+1 हो जाएगा। जो भी पावर होती है उसमें कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 2-1 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3-1, और नीचे भी 3-1, ऊपर q+1 है, यानी इसकी जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 में क्या करेंगे 1 और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2⁻6-1 अपॉन 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इंटू 3⁻2-1 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। जैसा कि हम जानते हैं 2⁻6 कितना होता है, 2⁻6 होता है आपका 64 में से 1 गया तो कितने बचेंगे ये 64-1 अपॉन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9-1 अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसे 63, तो ये आ जाएगा आपका, और ये इधर क्या आ जाएगा 8/2 हो जाएगा। तो 2 से 8 को 4 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो 63 इंटू 4 करेंगे हम, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 4×3=12, 6×4=24 और 1=25, यानी कि आपके सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा 252 आपका सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। तो हम अपना ऑप्शन देख लेंगे, 252 किधर दे रखा है, तो 252 हमें दे रखा है इधर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, यानी कि 7 के मल्टीपल्स का योगफल, डिवाइड यानी उसे भाग किससे देना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, यानी कि क्या करना है इसके सबसे बड़े सार्व गुणनखंड, यानी कि सबसे बड़े फैक्टर के बारे में, फैक्टर से हमें डिवाइड कर देना है किसको 21 और 49 के बीच के मल्टीपल्स को, जो 7 के 21 और 49 के बीच के जो मल्टीपल्स होंगे उसको डिवाइड करना है हमें 25 और 30 के फैक्टर से। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है उसे करते जाएंगे। तो हम जानते हैं कि 21 और 49 के बीच में 7 के और कितने मल्टीपल होते हैं, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42 होता है, यही तो होते हैं। तो क्या कह रहा है इन सभी के योग को, तो क्या करेंगे हम इन सभी को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन सभी को प्लस कर लिया। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यानी कि एलसीएम। सार्व गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसे एलसीएम ही तो बोलते हैं, लीस्ट कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम नहीं, उसे बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 25 के क्या हो जाएंगे आपके 5 × 5 और 30 के क्या हो जाएंगे 5 × 6। तो इसमें अब आपका सबसे बड़ा क्या कॉमन है 5 × 5 कॉमन है, 5 × 5 कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 42 और 8 आपका 50 70 और ये कितना हो जाएगा आपका
105 हो जाएगा। 105 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में 21 कौन सी जगह पर दे रखा है। 21 आपका कौन सी जगह है, थर्ड पे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, पहले 2 और 2/3 क्या समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है 90 डिग्री इंटू 90 कर देंगे। कितना कर देंगे, इंटू 90 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर नीचे 3 हो जाएगा, 6 + 2 इंटू 90, यानी कि 8/3 इंटू 90 हो जाएगा। 3 से 90 को कितने बार काट देंगे, 30 टाइम्स काट देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, 8 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा था, डिग्री ही तो पूछ रहा था, किसकी, 2 और 2/3 की, 2 प्लस और को क्या करते हैं, जोड़ दें 2/3 किसके, समकोण के। तो समकोण का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना आ गया हमारे पास 240। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 102 मल्टीप्लाई 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19999 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें निकाल के लाना है कि इसमें से क्या घटा दें, इनके मल्टीपल में से क्या घटा दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मल्टीपल करेंगे। 201 मल्टीप्लाई बाय 102, यही है ना, 201 इंटू 102। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 201 इंटू, इसे देखो दोस्तों, मल्टीपल अगर आपके पास बड़ा है तो उसके लिए क्या करो, उसे तोड़ लो। तो इसे किस में तोड़ सकते हैं, 100 + 2 में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, 20100 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 402 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 20502 हो जाएगा दोनों को अगर जोड़ेंगे तो। और हमें निकाल के क्या लेके आना है, ये निकाल के लाना है। तो अब हमें क्या घटाना है, ये जांचने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी निकाल के लाना है उसे उसमें से हम लेस कर देंगे। तो क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हमारे पास निकल आएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे कि हमें ये नंबर घटाना होगा। तो अगर हम इसे इसमें से घटाते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो हमें कितना कम करना होगा, हमें 503 इसमें से लेस करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और चलो अब हम बात करेंगे आपसे इसी के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 110 को अगर 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल, क्या इसका भागफल और शेषफल, कोसेंट और रिमाइंडर का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 110 को 11 से डिवाइड करना है। तो इसे क्या करेंगे, हम सिंपल वे में डिवाइड कर लेंगे। क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 से इसे देंगे तो एक बार, क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 आ गया। 0 में क्या होगा, आपका डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम 1 को ले लेंगे। फिर भी इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी, ना जाने की 0 होती है। तो इसके बाद क्या होगा, एक नंबर और नीचे आ जाएगा। तो फिर इसमें क्या होगा, 11 का 11 में एक बार पूरा भाग चला जाएगा। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाला जो हमारे पास एक 1 बचा है उस 1 को नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें 11 का भाग दे के देखेंगे तो क्या होगा, इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ना जाने की यहाँ पे क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो अब हमारे पास आगे भी कोई नंबर है नहीं, तो क्या करेंगे, अब तो कुछ लिख नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल, शेषफल हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो गया, क्वोशेंट यानी कि भागफल, ये हो गया हमारे पास, भागफल ये हो गया। वही क्वेश्चन में कहा है कि भागफल और शेषफल यानी क्वोशेंट प्लस क्या आपका रिमाइंडर, इन दोनों का क्या करना है, आपको जोड़ करना है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 10010 और उसके साथ शेषफल कितना आया है 1 आया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10011। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे पास 10011 है। तो 10011 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6/5 में कितने 1/10 है, क्या कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है। तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 15 में कितने 3 है, तो क्या करते हैं हम उस 3 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 1/10 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जितने भी पार्ट्स निकाल रहे हैं तो उसका हमें क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है। तो भाग देने पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6/5, अगर यहाँ पे भाग को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। 5 से ये कितने बार 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी कितने 1/10 होंगे, 6/5 में 1/10 की संख्या होगी आपकी कितनी 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है 2 किलोग्राम 30 ग्राम इक्वल टू 2030 ग्राम, यानी कि जैसा कि हम जानते ही ग्राम लीटर इनके लिए ग्राफ क्या होता है। तो ये ग्राफ के जरिए आपको बता देते हैं, जैसे कि ये चाहे तो ग्राम के लिए हो चाहे लीटर के लिए हो, तो हमेशा इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर होता है हमारा डेका और उससे ऊपर होता है हमारा हेक्टो। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हेक्टो, चाहे तो ग्राम हो तो हेक्टोग्राम हो जाएगा, डेका ग्राम हो जाएगा, लीटर हो तो हेक्टो लीटर हो जाएगा, डेका लीटर हो जाएगा। उससे ऊपर क्या होता है किलो, अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम हो जाएगा, लीटर की बात कर रहे हैं तो किलो लीटर हो जाएगा। ऐसे इससे नीचे क्या होता है, इससे नीचे होता है आपका डेसी, और उसके नीचे क्या होता है आपका सेंटी, क्या होता है सेंटी होता है। फिर उससे नीचे लास्ट में आपका कौन सा होता है, लास्ट में होता है आपका मिली, क्या होता है मिलीग्राम या मिलीलीटर ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं, ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं यानी किलो से हेक्टो पे आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जितने खाने हम नीचे आ रहे हैं, जितने, जैसे कि इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 खाना हो गया, तो क्या करना पड़ेगा हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम किलो से डेका पे आ रहे हैं तो उसके लिए कितने खाने, 1 ये और 1 ये, कितने खाने हो गए 2 खाने हो गए। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे आने पे हमें 10⁻² का। ऐसे ही हम जितने खाने नीचे आएंगे उतनी ही 10 की पावर क्या होगी, उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किलो से ग्राम की, तो किलो से अगर हम ग्राम पे आ रहे हैं तो कितने ऑप्शन हमने ले लिए, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी कितने होगा 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए तो दोस्तों होता है 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो वो इसी तरीके से आपका निकाला जाता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम कैसे निकल गया, 1 2 3 यानी 10⁻³ 10⁻³ क्या होता है 1000 होता है। ऐसे ही अगर वो यहाँ पर आपसे लीटर के लिए बात कर दे कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं या कितने मिलीलीटर होते हैं, तो लीटर से अगर हम मिलीलीटर के लिए आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यानी जरूरी नहीं है वहीं से काउंट करेंगे, जहां से हम जिस ऑप्शन पे आ रहे हैं
उसके बीच के खानों को हम क्या करते हैं, गिनते हैं। तो लीटर से क्या आ रहे हैं, मिलीलीटर पे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, 10⁻3। अगर हम किलो से मिलीलीटर पे आते हैं तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻6 करना पड़ेगा। अगर यहीं पर हम बात कर देते हैं कि छोटी इकाई से अगर हम बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो वही क्या करना पड़ता है हमें, जो हम यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे वही हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। एक खाना जा रहे हैं तो 10 का करेंगे, 2 खाने जा रहे हैं तो 100 का कर देंगे, यानी कि 10⁻2 का कर देंगे। जितने खाने हम ऊपर की तरफ चलेंगे उतनी ही पावर का हम उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे कि ये हमारे पास 1 kg का एक वाट है, ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये ग्राम का वाट है। ये क्या है, हमारे पास ग्राम का वाट है। ठीक है, तो अगर हम केजी से ग्राम के वाट बना रहे हैं तो कितने बनेंगे, ये तो ज्यादा बन जाएंगे ना। इसको अगर हम तोड़ के ऐसे बनाएंगे तो ये कैसे होंगे, ऐसे हमारे पास बहुत सारे होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा होंगे तो ज्यादा कब होंगे, जब गुणा करेंगे। और अगर हम इससे ये बना रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमारे पास ग्राम वाला है और उससे हम किलोग्राम वाला बना रहे हैं तो किलोग्राम का क्या बनेगा, एक छोटा सा हिस्सा ही तो बनेगा, किलोग्राम वाला वाट तो नहीं बन सकता ना उससे। तो क्या होगा, उससे छोटा पार्ट बनेगा। तो छोटा पार्ट कब होता है, जब डिवाइड करेंगे तो छोटा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं हम आपके ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। जैसा कि हमने अभी बताया कि किलोग्राम से हम कहाँ आ रहे हैं, ग्राम की तरफ। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। प्लस कितने ग्राम और है, 30 ग्राम और दे रखा है। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, अगर इतने के बराबर है तो ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो हमारा क्या आ रहा है, वो दोनों तरफ हमारा बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला तो हो नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए अगर हम बात करें, 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। 380 मिलीलीटर 3 लीटर में, यानी लीटर से कहाँ आ रहे हैं हम, मिलीलीटर की तरफ। लीटर से मिलीलीटर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कितने खाने नीचे आ रहे हैं, 1 2 3। तो क्या करने पड़ेगा हमें, 3 लीटर का अगर हम मिलीलीटर बनाएंगे तो 10⁻3 प्लस, क्योंकि कितने खाने नीचे आए हैं, 1 2 3। तो क्या हो गया ये हमारे पास, और इसके साथ कितना है, 80 मिलीलीटर और उसने दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3000 प्लस 80, यही तो होगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 3080 ml आना चाहिए। जबकि इसने क्या दिया है, 380 ml दिया है। इसने कितना दिया है, 380 ml दिया है, और आना कितना चाहिए था, 3080 आना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही हमारा। करते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 पार्ट पड़ोसी को दे दिया। यानी कितनी है, 3 दर्जन है। 3 दर्जन है, जैसा कि हम जानते हैं 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 दर्जन में हमारे पास कितनी हो गई, यानी कि उसके पास 36 चॉकलेट थी। कितनी थी, 36 चॉकलेट हैं। 36 चॉकलेट उसके पास हैं, और उसमें से क्या किया उसने, 1/3 पार्ट पड़ोसी को, यानी कि 36 का 1/3 पार्ट तो पड़ोसी को दे दिया, 1/3 पार्ट किसको दे दिया, पड़ोसी को। और किसे दे रहा है, 1/6 भाग रेहाना को। इसी का 1/6 भाग किसे दे दिया, रेहाना को। ठीक है, और 1/4 भाग, यानी अभी और क्या कर रहा है, अभी और दे रहा है, इसमें से 1/4 भाग दे दिया इसने किसको, अपनी बहन को दे दिया। तो उसके पास अब कितनी बची, यानी कि जितनी उसके पास से चली गई उन सभी को ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे। तो अब उसके पास से गई कितनी है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 टाइम्स हो जाएगा।
ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 9 और 6 18 और 9 27, यानी क्या हुआ उसने 27 चॉकलेट तो बांट चुका है। और कुल टोटल कितनी थी 36 उसके पास टोटल थी, तो बचेंगी कितनी 36 में से हम 27 को लेस कर देंगे, यानी कि 9 चॉकलेट उसके पास अभी बाकी बचेंगी। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या है, एक वर्ग का परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है, परिमाप बराबर है 44 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर है, आयत का परिमाप इस वर्ग के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है, कितना होता है 4 गुणा भुजा होता है। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 इंटू आर्म इक्वल टू 44। तो इसकी भुजा कितनी निकल के आ गई, इसकी भुजा आ गई आपकी 4 से इसे डिवाइड कर देंगे कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप क्या है, इसके बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप बराबर होता है वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है उसने, तो आयत का परिमाप भी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके अलावा क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी निकल के आई है, वर्ग की भुजा हमारे पास 11 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो अब इसके लिए आयत की भुजा क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना होता है, वो किसके बराबर है 44 के बराबर है। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल आपकी हो जाएगी 11, तो ये है इसकी भुजा, इससे कितनी ज्यादा है 5 और ज्यादा है, यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एल का मान रख देंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 216 प्लस बी इक्वल टू 44। तो यहाँ पे 32 प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी 12, और b कितना आ जाएगा आपका 6, यानी कि आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ये कितनी थी 16 सेंटीमीटर थी, ये 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है इससे आगे, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल निकालना है हमें। क्या करना है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि भुजा कितनी है 11 सेंटीमीटर है, 11 गुणा 11 कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही हमें क्या करना होगा, आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो हम दोनों का योग कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। लंबाई कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर है, 16 गुणा चौड़ाई कितनी निकल के आई है 6 सेंटीमीटर निकल के आई है, तो गुणा 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और क्या कह रहा है दोनों का क्षेत्रफलों का क्या करना है योग करना है। तो अगर हम इसका योग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 121 प्लस 96, यानी ये कितना आ जाएगा 7, और ये 127 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 217 होगा। तो 217 कौन से में हमारे 4th ऑप्शन में, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अगर इस तरीके से कुछ नंबर्स दे दिए और कहाँ तक दिए हैं 1000 तक दिए हैं, -1 +2 -3 +4, इस तरीके से 1000 तक दिए हैं, तो उनका क्या करना है हमें जोड़ निकालना है। तो क्या करेंगे हम माइनस माइनस वालों को एक तरफ रख लेंगे और प्लस प्लस वालों को एक तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें से प्लस प्लस वाले निकालेंगे तो कितने नंबर्स निकल के आएंगे, टोटल नंबर्स हमारे पास प्लस और माइनस के बराबर नंबर हैं और टोटल कितने हैं 1000 हैं।
तो माइनस वाले कितने हो जाएंगे, माइनस वाले 500 हो जाएंगे, और प्लस वाले भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 500 नंबर प्लस के होंगे, 500 नंबर हमारे पास माइनस के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या करेंगे, अब हम पहले एक तरफ प्लस प्लस वालों को ले लेते हैं, 2 4 6, प्लस प्लस वाले में कहा जाएगा, जो कि इवन नंबर है वो सब आपके कैसे हैं, प्लस हैं, जो ऑड नंबर है वो सब कैसे हैं, आपके माइनस हैं। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट, सबसे पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, लास्ट का कौन सा होगा हमारे पास, लास्ट का हमारे पास होगा 1000 होगा। और अब क्या करेंगे हम, अब हम माइनस वालों की बात करेंगे, तो माइनस वालों के लिए क्या करेंगे, हम माइनस को यहाँ कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट वाला माइनस का कौन सा आएगा, लास्ट वाला हमारे पास माइनस का 999 आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो नंबर होगा वही तो हमारा ऑड नंबर होगा और माइनस भी होगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास 999 हो जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम देखें पहले से क्या कह रहा है 2 4 6, तो क्या हो गया, ये इवन नंबर्स का सम हो गया, ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स का सम हो गया। तो इवन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकालते थे, तो वो क्या होता था, n+1 होता था। और ऑड के लिए क्या होता था, ऑड के लिए होता था n²। जैसा कि हमने n इसमें आपको पहले ही बता दिया है कि अगर 2 4 6 1000 तक जाएंगे तो हमारे पास n कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे हमारे पास 500। और इसके लिए भी n कितने हो जाएंगे, इसके लिए भी n हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके लिए भी n हमारे पास हो जाएगा 500, क्योंकि 500 ऑड हो जाएंगे, 500 इवन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 1000 है, तो इतने ही ऑड होंगे उतने ही हमारे पास इवन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 500 × 500 + 1 - 500 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले तो इसको फॉर्मूले में लगा दिया है 500 + 1 माइनस, फिर ऑड वाला फॉर्मूला लग गया 500 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर। अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 500 का होल स्क्वायर, ये दूसरे वाले का आ रहा है, यानी कि ऑड वालों का आ रहा है। ये माइनस के ये प्लस के, तो ये क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना हमारे पास, तो हमारे पास 500 बचा, जो कि इसका क्या होगा, वो ही इसका योग आएगा। तो हमारे पास 500 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, तो देखते हैं अभी आगे वाले क्वेश्चन को। आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है 6251 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान को बोलते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। और अगर हम बात करें, ये दो तरीके की होती है, एक तो प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 5 2 5 3 6 की, तो अगर हम इसमें बात करें कि इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू तो जिस भी नंबर की हम पूछते हैं वो क्या होती है, वो नंबर जो भी होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर यहीं पे हम बोल देते कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 कौन से डिजिट पर है, कौन से स्थान पर है, टेंस पर है, यानी कि दाई के स्थान पर है, तो 3 × 10। अगर यहीं पर हम बात करते 5 के लिए, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगा। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि जगह पे है सैकड़े वाली जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सैकड़ा का गुणा कर देंगे, यानी कि 500 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप ये डिफरेंस जरूर याद रखें कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू हमेशा उसके स्थान के बारे में जानकारी करता है, फेस वैल्यू वो जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 6251 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो अगर हम 6251 में निकालें, 6251
में अगर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी कि 50। अगर हम बात कर रहे हैं 6521 में, तो इसमें अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें तो ये कौन से स्थान पर आ रहा है, सैकड़े वाले पे, तो यानी ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 5621 की, तो यहाँ पर कौन से स्थान पर आ रहा है, यहाँ पर 1000 के स्थान पर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और वो बोल क्या रहा है, स्थानीय मानों का योगफल। तो योगफल के लिए क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, हम योग निकाल लेंगे। तो इन सभी को अगर हम योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 5550, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। चलो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या कह रहा है, एक सम संख्या माइनस एक विषम संख्या बराबर क्या होना चाहिए, एक सम संख्या। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक सम संख्या में से एक विषम संख्या घटाएं तो वो सम संख्या आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम मान लेते हैं एक सम संख्या हमने ले ली 8, उसमें से एक विषम संख्या हम ले लेते हैं जैसे 3, अगर इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा 5, जो कि कैसा होगा हमारा एक विषम नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं 12 और 5 के बारे में बात कर लें तो ये भी क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो ये हमेशा कैसा होता है, एक विषम नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग बराबर एक सम संख्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, दो विषम संख्या है। तो कोई भी दो ले लेते हैं, जैसे 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, इनके साथ और क्या करना है, और एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 ले ली। तो अगर ये कैसा होना चाहिए, एक सम नंबर आता है। तो चेक करते हैं सम आता है कि नहीं। 5 और 3 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14। तो यानी कि ये कैसा है आपका एक सम नंबर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा।